नमस्कार दोस्तों। आज 10 फरवरी है और आज के द हिंदू में क्या और क्यों पढ़ें इसे लेके हम फिर से हाजिर हैं। आज की जो पहली न्यूज है वो आप ये देख पा रहे होंगे। 7 एस्फिक्सिएटेड वाइल क्लीनिंग एडिबल ऑयल टैंक इन आंध्र प्रदेश फैक्ट्री। यहाँ पे ये सोचिए कि 7 वर्कर्स डाइड फ्रॉम एस्फिकेशन। एस्फिकेशन मतलब सांस रुकना है ना। सांस रुकना या दम घुटने की वजह से 7 वर्कर मारे गए। 7 वर्कर्स डाइड फ्रॉम। अब यहाँ पे क्यों दिया है इसके बारे में कई लोगों ने नहीं दिया है। इस खबर को कई लोगों ने महत्वपूर्ण नहीं माना है। पर देखिए दोस्तों, मैं क्यों देता हूँ इसका ये समझिए कि मान लीजिए आप यहाँ के डीएम हैं। आप यहाँ के डीएम हैं, डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट हैं। आप क्या करते, आपके पास कौन कौन से उपाय हैं कि इस प्रकार की घटनाएं ना हो या इस प्रकार की चीज़ें ना हो। तो आपके पास कौन कौन सी इस प्रकार की आपदा हो सकता है। यहाँ पे 7 की जगह में 7,000 हो सकता है, कोई ऐसी घटना हो जाए। तो इन्हें रोकने के लिए या इस तरीके की घटनाओं को रोकने के लिए क्या क्या उपाय आपके पास उपलब्ध हैं, इसके बारे में आप सोचें जरा, है ना। तो आप ये सोच पाते हैं इन घटनाओं को, मतलब आपको कहाँ पढ़ना है, आपदा प्रबंधन। आपदा का प्रबंधन आप कैसे करेंगे इसके बारे में यहाँ से आप थोड़ा सा सीख सकते हैं। मतलब कोई बहाना होता है ना कि आप घुमा के फिर आप अपने चैप्टर्स को ओपन करें और उसे पढ़ लें। या आपदा प्रबंधन यदि आप नहीं पढ़े हैं तो आप इसे जाके पढ़ेंगे कि आपदा पूर्व तैयारी, आपदा के समय तैयारी और आपदा के बाद की तैयारी किस प्रकार से की जाती है और क्या क्या कदम उठाए जा सकते हैं, कौन कौन से प्रशासनिक, कौन कौन से सोशल, इस तरीके की चीज़ें क्या क्या की जा सकती हैं, इसके बारे में एक थोड़ा सा खाका बना लें। इससे क्या होगा कि आपको जब मेंस में आंसर राइटिंग करनी हो या कुछ भी करना हो तो आप बस बहुत आसानी से उसको बता पाएंगे। क्या है, आपको रिवीजन करने का मौका दे रहे हैं या बहाना दे रहे हैं फिर से पढ़ने का। तो आप इसे पढ़ लें। इसके बाद जो अगली न्यूज़ है वो है एक मतलब एक तरीके से मैकबर मर्डर या सेक्रीफाइस फॉर सुपर पावर। आपने देखा होगा कि कई लोग बहुत बड़ी शक्तियां मिलने के कारण बलि दे देते हैं, है ना। और ये आज भी हमारे समाज में बहुत प्रचलित है। यहाँ पे मैं नहीं दिखाना चाहता हूँ क्योंकि कई लोगों के जो संवेदनाएं हैं वो मतलब वो हो जाती हैं। तो कई ऐसे घटनाएं हैं, हम देखते हैं कि सेक्रीफाइस कर दिया जाता है बच्चों का, कभी महिलाओं का, कभी किसी का, कभी किसी का, मतलब बलि दे दी जाती है ना। और यह क्यों किया जाता है, ताकि उनको सुपर पावर मिल सके या कुछ विशेष शक्तियां मिल सके या विशेष कार्य की सिद्धि हो सके। कई बार तो ऐसा क्या करते हैं, कुछ धन मिलने की लालसा में, कुछ नौकरी लगने की लालसा में, कुछ मतलब अपने लालच के लिए आपने क्या करा, बलि दे दी। तो आखिर ये जो हमारा माइंडसेट है या सामाजिक जो स्तर है वो किस लेवल पे है और हम कैसे इस हद तक पहुंच जाते हैं, इसके बारे में आप यहाँ से पढ़ सकते हैं और चीज़ों को समझ सकते हैं। ठीक है। इसके बाद जो है अगली न्यूज यहाँ पे, स्मॉल सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल D2 विल लिफ्ट अप फ्रॉम श्रीहरिकोटा टुडे, है ना। स्मॉल सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल है, छोटे उसमें सैटेलाइट्स को लॉन्च किया गया है, छोटे सैटेलाइट्स को। तो अब यहाँ पे आपको क्या देखना है, देखना क्या है कि किससे लॉन्च किया गया है, लॉन्च व्हीकल क्या था। ठीक है। स्मॉल सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल D2 विल लिफ्ट अप, सॉरी D2 तो ये स्मॉल लॉन्च व्हीकल ही है। लेकिन आपको यह देखना है कि इसमें कौन कौन से जो सैटेलाइट्स हैं वो भेजे गए हैं, किन के लिए भेजे गए हैं। जैसे यहाँ पे आपको पता चल गया होगा, इट विल इंजेक्ट 3 सैटेलाइट्स, इसरो EO7 यूएस बेस, एंट्रासिस जेनस 1 और चेन्नई बेस स्पेस किड्स आज़ादी सेट 2। अब यहाँ पे आपको तीनों के बारे में थोड़ा थोड़ा जान लेना है कि ये किसके लिए भेजे गए हैं। खासकर स्पेस किड्स आज़ादी सेट 2 ये क्यों भेजा गया है, क्या काम करेगा, है ना, और किन क्षेत्रों में काम करेगा। तो इसके बारे में आपको यहाँ से जानकारी ले लेनी है। ठीक है। इसके बाद जो है
अगली न्यूज़ जो है वो है इंडिया मस्ट अवॉइड ग्रोइंग इनटू ए डेस्टोपिया, है ना। आपको यहाँ पे देखेंगे ये इनका कहना है कि द बजट दैट वर प्रेजेंटेड रिसेंटली रिसीव ऑलमोस्ट यूनिवर्सल प्रेजेज इन द इंग्लिश लैंग्वेज मीडिया। क्लियरली दोज हु प्रेज इन आर हैप्पी विद देयर ओन इकोनॉमिक सिचुएशन or at least view their economic future as bright. How representative the cohort is moot. Anyhow, they see the budget at pro-growth and their prognosis is plausible. कुल मिला के ये है enthusiastic cheerleaders of the rosy prediction of the growth of Indian economy need to be reminded about addressing the core issue unemployment or ecological सिक्योरिटी। यहाँ पे बात की गई है, कई चीज़ों की बात तो की गई है, पर रोजगार के अवसर, इन चीज़ों की बात नहीं की गई है। अवॉइड ग्रोइंग इनटू ए डेस्टोपिया, मतलब इनका कहना है कि जो कोर इशूज हैं समाज के, उन पे बात नहीं की गई है। जो कोर इशू सबसे बड़ा होता है वो है बेरोजगारी, और उस पे मामला कुछ भी नहीं किया गया है। लेकिन यहाँ पे आप ध्यान रखिएगा कि बेरोजगारी जो है वो कब उत्पन्न होती है, या रोजगार के साधन हम उत्पन्न करते हैं तो उसके लिए क्या करना होता है? सीधी सी बात है कि इन्वेस्टमेंट करना होता है। और यदि आपने इस बजट को पढ़ा होगा तो मल्टीपल जगहों पे इन्वेस्टमेंट की बात की जा रही है। किन क्षेत्रों में? आप यहाँ पे देखेंगे कि देखिए, प्रत्यक्ष रोजगार उपलब्ध कराना, प्रत्यक्ष रोजगार या भारत में रोजगार का मतलब सरकारी नौकरी उपलब्ध कराना, ये किसी भी सरकार के लिए अब संभव नहीं रह गया है, चाहे ये सरकार हो चाहे कोई भी सरकार हो। जब तक हमारा सेकेंडरी सेक्टर, द्वितीयक क्षेत्र मजबूत स्थिति में नहीं पहुंचेगा, तब तक हम रोजगार के अवसरों का रोना रोते रहेंगे। जैसे ही हमारा द्वितीयक सेक्टर मजबूत स्थिति में पहुंच जाएगा तो रोजगार मिलना शुरू हो जाएगा। यहाँ पे हमें ध्यान रखना है कि हम जो रोजगार ढूंढते हैं वो अनस्किल्ड ढूंढते हैं, है ना, अनस्किल्ड ढूंढते हैं। अनस्किल्ड ढूंढने के कारण क्या होता है कि हमें रोजगार नहीं मिलता है। दरअसल क्या है कि हमने जो पढ़ाई करी है वो स्किल्ड नहीं है, ठीक है। आप देखोगे कि हमने जो पढ़ाई करी है वो स्किल्ड नहीं है, ठीक है। लेकिन यदि स्किल्ड हो कोई भी व्यक्ति, आप अभी एकदम से तय कर लें, आप प्रैक्टिकल बात करता हूँ कि अभी आप तय कर लें कि कोई भी व्यक्ति जो स्किल्ड है, क्या उसे रोजगार उपलब्ध नहीं? उपलब्ध है। तो हम जो सीधे रोजगार दे रहे हैं, ठीक है, मैं मानता हूँ कि इस बजट में सीधे सीधे बात नहीं करी गई है, लेकिन जिन चीज़ों पे इन्वेस्ट करने की बात की गई है वो रोजगार तो पैदा करेंगे ही करेंगे। इसी पे पूरी बात की गई है, आप देखेंगे तो समझ में आ जाएगा, है ना। इसके बाद जो है एक्सप्लोरिंग द ब्लू इन द इंडिया फ्रांस पार्टनरशिप, है ना। द सेलिब्रेशन बाय द इंडिया फ्रांस 25 years their strategic partnership presents an important opportunity both introspect their relations signed in 1998 टाइम टेस्टेड स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप। तो यहाँ पे ध्यान रखना है कि 1998 में, और ये जो है आपको याद होगा कि हमने परमाणु विस्फोट किया था, और इस समय कई देशों ने, इवन अमेरिका ने, बहुत ज़्यादा प्रतिबंध हमारे पे लगा दिए गए, और लगा देने के बाद कई रास्तों से या कई तरीकों से जो है कि हम एकदम से एक तरीके से बर्बाद हो गए थे, है ना। लेकिन कुछ देश हैं जिनके साथ हमारी पार्टनरशिप रही, और यहाँ पे देखेंगे 2008 द इंडियन एयरफोर्स हैव रिसीव्ड 36 रफाल फाइटर जेट्स। अभी, है ना, अभी हम लोग क्या किए थे यहाँ पे, ये एक की एग्जांपल फॉर दिस इज इंक्लूडिंग ऑफ फ्रेंच स्कॉर्पियन कन्वेंशन सबमरीन्स बीइंग बिल्ट इन इंडिया अंडर टेक्नोलॉजी ट्रांसफर एग्रीमेंट अप टू 10, मतलब 1998 से हमने शुरू किया है, और अभी तक जो हमारा पार्टनरशिप है वो मतलब 25 साल का हो चुका है। और इसी पे पूरा का पूरा मामला है कि भारत और फ्रांस के बीच में किस प्रकार के टाई अप रहे हैं, किस प्रकार की पार्टनरशिप रही है, इसी पे पूरा
ये आर्टिकल जो है लिखा गया है। ठीक है, तो आप इसे पढ़ लें। तो भारत फ्रांस, इंडिया और फ्रांस के बीच में जो पार्टनरशिप है उसके बारे में आप बहुत अच्छे से जान पाएंगे। ठीक है, देखिए दोस्तों, मैं पूरा नहीं बताता हूँ इसलिए क्योंकि यहाँ पे बहुत समय नहीं होता है, तो आपको इसलिए बता देता हूँ कि ये आपको पढ़ना है और क्यों पढ़ना है ये चीज़ें बता देता हूँ कि आप उसे पढ़ें और उसके 2-3 लाइन के नोट्स या 4-5 लाइन के नोट्स बना लें, जिससे क्या होगा कि आप एक नोट्स भी बनता जाएगा और जब वो टॉपिक दोबारा आता है तो आप वहाँ से रिवीजन भी कर सकते हैं। ठीक है, उसके बाद है लोकेटिंग चाइना इन द रसिया यूक्रेन वार। ठीक है, ये टेक्स्ट एंड कॉन्सेप्ट में लोकेटिंग चाइना इन द रसिया यूक्रेन वार, रसिया यूक्रेन वार में चीन कहाँ खड़ा है। ठीक है, चीन ने पहले ही कह दिया था कि हम रसिया को कोई हथियार नहीं देंगे, पर अब धीरे धीरे आरोप लगने लगे हैं कि चीन हथियार दे रहा है ना। खैर बार बार चीन कहता रहा है कि हम नहीं दे रहे हैं, हम न्यूट्रलिटी हैं, न्यूट्रल हैं, लेकिन उस पर आरोप लगता रहा है कि वो रसिया का पक्ष ले रहा है। इसी पे पूरी बात की गई है कि आखिर चीन कहाँ खड़ा है। यदि ये सीधे सीधे साबित होता है कि चीन इसमें इन्वॉल्व है, हाउ मच चाइना इन्वॉल्व इन कॉन्फ्लिक्ट, यदि ये सीधे सीधे साबित होता है कि चाइना इसमें इन्वॉल्व है, तो कई प्रकार के बैन यूरोपीय संघ द्वारा और अमेरिका द्वारा लगा दिए जाएंगे, या यूरोप द्वारा कह दें, तो यूरोप द्वारा कहें तो कई प्रकार के प्रतिबंध लगा दिए जाएंगे, या यूं कहें कि वो लोग बस इस फिराक में हैं कि चीन की गलती साबित हो और उसे प्रतिबंधित कर दिया जाए। अब इसमें आप ये नहीं देख सकते कि चीन की गलती है या चीन को हम दुश्मन मान के देखेंगे। देखो, इंडिया के नज़रिए से यदि हम देखा जाए तो हम चीन को दुश्मन मान के देखते हैं, पर आपको ऐसे नहीं देखना है। आपको इस तरीके से देखना है कि चीन एक ऐसा देश है जो सच में इस लायक है कि उस पर प्रतिबंध लगाया जाए, क्योंकि वो किसी भी देश को अपने फायदे के लिए यूज करना चाहता है। जैसे अभी आपने देखा होगा कि भारत ने श्रीलंका के लिए लोन मंजूर किया आईएमएफ में, तो चीन ने भी श्रीलंका के लिए लोन बिना शर्त मंजूर कर लिया। पर वहीं पाकिस्तान ने जब मदद मांगी तो उसने कहा बिना शर्त मदद आपको नहीं दी जाएगी। अब समझिए, श्रीलंका को बिना उसके शर्त के वो मदद कर रहा है, पर पाकिस्तान, वहीं जिसको आयरन ब्रदर्स कहते हैं, है ना, सबसे अच्छा भाई कहते हैं, उसकी मदद वो बिना शर्त करने पर। तो चीन हर एक देश को, ऐसे भी अंतर्राष्ट्रीय स्तर पे कहा जाता है कि बिना मतलब के अंतर्राष्ट्रीय संबंध होते ही नहीं है, तो चीन बिना मतलब के किसी से दोस्ती नहीं रखता, करना भी नहीं चाहिए, लेकिन इसके मतलब इतने ज़्यादा हो जाते हैं कि वो आंतरिक चीज़ों में आंतरिक चीज़ों की जासूसी कराने लगता है। और इसके कारण से यूरोप और अमेरिका और ऑस्ट्रेलिया, जापान, दक्षिण कोरिया, ये सारे देश जो हैं चीन को एक तरीके का एनिमी घोषित करती है। इससे व्यापार बहुत अच्छा है, पर बाकी की चीज़ों के लिए वो उसके साथ नहीं रहते हैं। तो इसमें है कि चीन कहाँ खड़ा है, और चीन के साथ यदि साबित हो गया कि वो रसिया का जरा भी साथ दे रहा है तो कई प्रतिबंधों का फिर से शामिल करना पड़ेगा। अभी यहाँ पे बात की गई आउट द रियल डिस्कोर्स चाइना एक्शन डू नॉट सीम टू कैरी एनी सच नॉनसेंस as it intervening at least in indirect manner of conflict. China has benefited immensely from buying cheap Russian oil and gas. Since the start of conflict, China has displaced Germany as the largest purchaser of Russian oil. तो वो तो खैर ये चीज़ें हैं कि क्या खरीद रहा है क्या नहीं खरीद रहा है, उसके बारे में बात की गई। चीन यदि ये करता है तो सीधी सी बात है, चीन को बहुत ज़्यादा भुगतना पड़ेगा। इसमें आपको पॉइंट नोट कर सकते हैं कि कहाँ पे चीन किस किस तरीके से रसिया के साथ डील कर रहा है ना। इसके बाद जो है यूएस विल नॉट सैंक्शन इंडिया फॉर बाइंग रशियन ऑयल, सीनियर अमेरिकन ऑफिशियल, है ना, यहाँ पे है यूएस विल नॉट सैंक्शन इंडिया फॉर बाइंग रशियन ऑयल। अब यहाँ पे है कि जो अमेरिका है वो प्रतिबंध नहीं लगाएगा इंडिया पर रशियन ऑयल खरीदने पर। अभी यहाँ पे ये कहना है कि क्या भारत रिश्तेदार लगता है अमेरिका का? नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। दे सेड दैट द यूएस कंफर्टेबल विथ इंडियाज पोजीशन
गिवन दैट इंडिया इट्स परचेज रशियन ऑयल इट्स इज एट रेट्स बिलो द प्राइस, है ना, कैप, वाइल रिस्पॉन्सिबिलिटी टू कॉल्स ए यूक्रेनियन लॉ मेकर फॉर सेकेंडरी सैंक्शन अगेंस्ट इंडिया एंड चाइना। दरअसल यूक्रेन ने कहा था कि इंडिया और चाइना पर प्रतिबंध लगाने देते, लेकिन अमेरिका ने कहा कि नहीं, हम ऐसा नहीं करेंगे। लेकिन यहाँ पे ध्यान रखना है कि भारत पे नहीं करेगा, चीन पे नहीं करेगा, इसकी गारंटी नहीं दी है अभी इसने, ठीक है। यहाँ पे उसने ये गारंटी नहीं दी कि चीन पे नहीं करेगा। शायद जाहिर सी बात है कि चीन का नाम नहीं लिया है, लेकिन सीधे सीधे उस पर भी नहीं ही करेगा अभी। लेकिन इंडिया के साथ सहयोग करने का बहुत बड़ा कारण है, क्योंकि धीरे धीरे चीन से कई प्रकार की दुश्मनी या कई प्रकार के कन्फ्लिक्ट के कारण अमेरिका मोस्ट प्रोबेबली अब भारत में सारी कंपनियों को धीरे धीरे स्टेबल करेगा या धीरे धीरे प्रोत्साहित करेगा कि वो भारत में अपनी फैक्ट्रियां लगाएं, जैसे हमें माइक्रोसॉफ्ट के लिए या फिर गूगल के लिए या फिर जो एप्पल है उसके लिए, है ना, इस प्रकार से वो भेजेगा। तो इंडिया एक उभरता हुआ बाजार है अमेरिका के लिए। और अभी मैंने कहा था कि अंतर्राष्ट्रीय स्तर पे कोई दोस्त या दुश्मन नहीं होते हैं, तो क्या करेगा, भारत को दोस्त बनाएगा, और दोस्त बनाने के साथ साथ उसमें जो चीन का एक काउंटर पार्ट बनाने का प्रयास करेगा। और इसी के कारण से अमेरिका जो है किसी भी तरीके की कड़े प्रतिबंधों को या कड़े निर्णय लेने से, भारत के लिए कड़े निर्णय लेने से बचता रहा है, ठीक है दोस्तों। इसके बाद है अडानी स्टॉक स्लाइड आफ्टर MSCI सेज सम फर्म्स टू लूज फ्री फ्लोट स्टेटस, है ना। यहाँ पे हम देखेंगे अडानी स्टॉक स्लाइड आफ्टर MSCI जो है उसने कहा है MSCI करेक्टरिस्टिक्स सर्टेन दिस इन्वेस्टर हैव सफिशिएंट अनसर्टेनिटी दे शुड। अभी यहाँ पे है कि अडानी का स्टॉक फिर स्लाइड किया। जो ये संस्था है इसने कहा है कि जो सम फॉर्म्स है लूज फ्री फ्लोट का मतलब होता है वो तैर रही है, अभी कोई निश्चित नहीं है, ना नीचे ना ऊपर, अभी निश्चित नहीं है। तो इसके कारण से कई जो स्टॉक्स हैं वो नीचे गिर चुके हैं, इसी पे बात की गई। अभी खैर ये चलता रहेगा मामला, कुछ दिनों बाद हम देखेंगे कि क्या हुआ आखिर, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही है दोस्तों। यदि आपने अभी तक लाइक शेयर सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब कर लें, कमेंट करें। धन्यवाद।